एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमारा एडवांस वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लेक्चर वन में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड लेक्चर 2 में हमने PHP के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज़ PHP एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ PHP। आफ्टर दैट हमने PHP को रन करने के लिए XAMPP सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखा था और कैसे हम इसका होम पेज व्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ XAMPP सर्वर, ये हमने देखा था। कैसे XAMPP सर्वर को स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप कृपया जो यहाँ पे लिंक आ रहा है इस पर आप क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा यूनिट 2 है PHP में हमने व्हाट इज़ PHP ये चीज़ कवर कर ली है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्लस XAMPP सर्वर कवर किया था। इस लेक्चर में जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ PHP का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ PHP वेब इन्वायरमेंट में प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद हम PHP स्क्रिप्ट एलिमेंट्स को देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ बेसिक PHP स्क्रिप्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड डेटा टाइप्स हम कैसे बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में एज ए कंप्लीट लेंगे। देन हमारे पास एरेज भी हमारा डेटा टाइप्स का पार्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एरेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये दोनों डेटा टाइप से रिलेटेड हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये लेंथी टॉपिक हैं, इनको हमें डिटेल में कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ PHP। सबसे पहले PHP हमने पढ़ी थी, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो जब भी हम PHP यूज़ करने जाएंगे फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा XAMPP सर्वर यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने XAMPP को स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे अपने XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। XAMPP सर्वर मैंने यहाँ पे सर्च मार लिया है और XAMPP सर्वर को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं XAMPP सर्वर। तो मैं XAMPP सर्वर को सर्च मार रहा हूँ। यहाँ पे XAMPP सर्वर को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा XAMPP ओपन हो जाना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे XAMPP की वेबसाइट खुली है, तो रेदर देन गोइंग फॉर वेबसाइट आई विल ओपन माय XAMPP सर्वर। सो XAMPP कंट्रोल पैनल, ये मेरा XAMPP सर्वर है, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा XAMPP सर्वर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया XAMPP सर्वर को, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा XAMPP सर्वर का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चेक्स यहाँ पे मुझे दिखते हैं, जो बेसिक चेक्स यहाँ पे XAMPP सर्वर करता है। तो इसने कंट्रोल पैनल को इनिशियलाइज किया। देन यहाँ पे अभी तक इसने कोई भी सर्विसेज XAMPP सर्वर की स्टार्ट नहीं की है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अपनी अपाचे की सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे अपाचे का स्टेटस चेंज दिखेगा और वो रनिंग मोड में दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8080 पोर्ट पे आपका अपाचे सर्वर रन कर रहा है और यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है। तो एक बार हम अपने सर्वर को चला के देख लेते हैं कि वेदर आवर XAMPP सर्वर इज रनिंग फाइन और नॉट। तो जैसे ही मैं लोकल होस्ट 8080 करूंगा तो यहाँ पे XAMPP का होम पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई PHP पेज बनाते हैं, PHP पेज आपके XAMPP सर्वर पे कैसे रन होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे अपने PHP पेजेस को
कहाँ डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं माई कंप्यूटर पे गया तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पे बेसिक जो मेरा माई कंप्यूटर का विंडो है वो ओपन हो चुका है। दिस पीसी में जाने पे मुझे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। मैं सी ड्राइव के अंदर जा रहा हूँ। सी ड्राइव के अंदर मैं जैम्प के अंदर जाऊँगा। तो जैम्प के अंदर जाने पे मैं कंप्लीटली जैम्प की फिजिकल लोकेशन में पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम है htdocs। ये कंटेन किए होता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएं, जब भी आप कोई पेज बनाएं, तो आप अपना वेब पेज या PHP पेज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका बेसिक फोल्डर है XAMPP htdocs। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपना कोई भी PHP पेज बनाएं तो आपको उसको पुट करना है XAMPP के अंदर। htdocs नाम का एक फोल्डर होता है, इसके अंदर आपने अपने PHP पेज को पेस्ट करना है। तो सबसे बेसिक एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट पेस्ट करेंगे, अपना वेब पेज PHP की फॉर्म में पेस्ट करेंगे, उसको आप विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये काम हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाने जाते हैं तो आपको एक PHP स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी होती है। तो PHP स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है? विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एरो, क्वेश्चन मार्क एंड PHP। इससे आपका PHP स्टार्ट हो जाती है और क्वेश्चन मार्क राइट एरो से आपकी स्क्रिप्ट बंद हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो भी कोड आएगा वो आपका PHP का कोड होगा। ये आपका पूरा का पूरा HTML पेज के अंदर एम्बेड होता है। तो ऊपर से आपको HTML बॉडी और डिफरेंट टाइप की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट PHP पेज हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे और वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल हेलो वर्ल्ड पेज बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो वही जो HTML का सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स HTML, देन बॉडी। अगर आप कोई हेडर चाहते हैं तो मैंने हेडर 1 जो आपकी स्क्रिप्ट होती है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख लिया है माई फर्स्ट PHP पेज। तो ये सब तो आपका बेसिक HTML का सिंटेक्स है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आप PHP को समझने में आसानी होगी। तो ये बेसिक HTML का सिंटेक्स है। इसके बाद अब हम अपना PHP का सिंटेक्स स्टार्ट करेंगे। तो PHP का जो हमारा बेसिक सिंटेक्स है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है PHP के लिए, एंड ये आपका एंडिंग पॉइंट है PHP के लिए। तो यहाँ पे जो भी कोड आएगा वो बिलोंग करेगा PHP से। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए हेलो वर्ड यहाँ पे लिख लिया है। उसको मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है ताकि ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे यूज हो, और स्क्रीन पे या वेब पेज पे कोई भी चीज प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पे इको सिंटेक्स का यूज करते हैं। तो इको, विद द हेल्प ऑफ इको, यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है अपने वेब पेज में तो आप क्या करेंगे, उसको डबल कोट्स में यूज करेंगे। तो इको की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस वेब पेज में कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप विदाउट PHP यहाँ ये काम करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा, वो भी काम करेगा। मगर जब भी आप विद द हेल्प ऑफ PHP करना चाहें तो PHP में आप इको की मदद से यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप PHP के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सेमीकोलन से एंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सेमीकोलन यूज किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट लिखा और उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन लिखना जरूरी है। देन PHP के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज PHP की जब आप यूज करने जाएंगे तो आइदर आप उसको स्मॉल में लिख सकते हैं या कैपिटल में लिख सकते हैं। तो इको को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मींस यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम इस वेब पेज को जो हेलो वर्ड हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ PHP
बनाया है उसको हम अपने XAMPP सर्वर में क्रिएट और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा htdocs है। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीटली सेग्रीगेट करने के लिए एक हेलो वर्ल्ड नाम का यहाँ पे फोल्डर बना लिया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपने वेब पेजेस को बनाएंगे तो इसके अंदर बनाएं। तो मैंने इसके अंदर कुछ पेजेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड नाम से एक PHP फाइल बना ली है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे helloworld.php। फॉर द बेटर कन्वीनियंस एंड यूसेज मैंने यहाँ पे VS कोड एक एडिटर है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी VS कोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो भी आप फाइल बनाएंगे एडिट करेंगे वो थोड़ा यहाँ पे बेटर फॉर्म में आपको दिखेगी। ये सिमिलर टू आप Notepad++ भी मान सकते हैं, मगर उससे एक बेटर अप्रोच है टू राइट योर कोड। तो मैंने VS कोड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे VS कोड की विंडो ओपन कर लेता हूँ। मेरा VS कोड ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो VS कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे आप फोल्डर ओपन करना चाहें तो आप नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल ओपन फोल्डर, और उस फोल्डर पे जाके उस फोल्डर को आप क्लिक कर लीजिए। तो सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पे हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्टेड था, दोबारा सिलेक्शन पे वही आ गया। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल इसके अंदर हैं वो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिख जाएंगी। तो मैंने बहुत सारी फाइल यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं helloworld.php को यहाँ पे आप चला के दिखाता हूँ। इससे पहले यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे जूम इन पे लगातार क्लिक करते दीजिए। आपको जो आपका कोड है जूम्ड इन दिखेगा। थोड़ा सा बेटर दिखने के लिए मैं फॉन्ट को जूम इन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सेम पेज मैंने यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इको हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर मैंने क्या किया है, इको हेलो वर्ल्ड। बाकी जो सिंटैक्स है इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए helloworld.php जो मैंने हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन अपने लोकल होस्ट 8080 पे चले जाऊँगा। अब यहाँ पे इस डैशबोर्ड को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो मैंने PHP फाइल बनाई है उसको हम रन करके देखते हैं .php। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो helloworld.php है वो फाइंड आउट नहीं हो रही है। इसका मतलब जो helloworld.php फाइल है वो XAMPP सर्वर हमेशा आपके htdocs के फोल्डर के अंदर देखता है, चेक करता है। मगर जो हमने अपनी फाइल बनाई है वो हमने बनाई है हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर को विद फोल्डर नेम आपको अपने URL में डालना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे पहले हमें अपना फोल्डर भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये है आपका फोल्डर नेम देन फाइल नेम। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड मैंने फोल्डर डाला, देन उसके बाद helloworld.php फाइल नेम यहाँ पे पुट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा जो भी मैंने PHP पेज लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है। तो ये बेसिक कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ PHP ये मैंने आपको दिखाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ, रिसेट कर लेते हैं। तो ये है हाउ टू क्रिएट ए हेलो वर्ल्ड पेज इन PHP। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ PHP के कॉमन स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्क्रिप्ट है वो है PHP कमेंट्स। अभी मैंने एक कमेंट भी यहाँ पर किया था अपने वेब पेज में। तो कमेंट होते क्या हैं? बेसिकली ये ऐसी लाइन होती हैं जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये जो आपके कोडर होते हैं वो इनको पढ़ के कुछ एज्यूम करें कि हमारा कोड कैसे काम करता है। यहाँ पे दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन और एक होते हैं मल्टी लाइन। सिंगल लाइन का मतलब है अगर आपको एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है। मल्टी लाइन का मतलब आपके पास 3-4 लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हैं PHP में, उसको आपको अगर कमेंट करना है।
तो सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए या तो आप डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं या आप हैश का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी जस्ट डबल स्लैश का यूज़ किया था अपने कोड में, अगर आपने माइन्यूटली देखा होगा। सिमिलरली मैं हैश का यूज़ भी कर सकता हूँ। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो यहाँ पे आप स्लैश स्टार से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और सबसे एंड में आप स्टार स्लैश के साथ उसको एंड करेंगे। तो अगर आपको मल्टी लाइन, एक लाइन, दो लाइन, इन दोनों लाइन को कमेंट करना है तो देन इसके ऊपर स्लैश स्टार लगा दीजिए और एंड में स्टार स्लैश लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम अपने VS कोड में अगेन जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 लाइन्स हैं उनको कमेंट किया हुआ है। तो ये लाइन अगर आप ब्राउज़र पे देखें तो ये नहीं चल रही हैं, इट मीन्स ये कमेंटेड है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे मैं हैश लिख दूँ, तो हैश से भी आपका क्या है कि यहाँ पे ये एज ए कमेंट ट्रीट किया जाएगा। या इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, इसको भी मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं स्लैश को हटा दूँ और यहाँ पे हैश ले लूँ तो यहाँ पे अगेन ये कमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल सेव नहीं है। तो इसके लिए आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव कर दीजिए, देन आप क्या कीजिए, अगेन इसको रिफ्रेश कीजिए। तो रिफ्रेश करने पे अगेन आपको ये कमेंट विजिबल नहीं होगा। अब इनको वन बाय वन हम हटाते हैं, सारे कमेंट्स यहाँ से हटाते हैं। इस कोड को अभी आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उस वेरिएबल में एक वैल्यू डाली है और विद द हेल्प ऑफ ई को मैंने क्या किया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करने पे हेलो वर्ल्ड माय नेम इज अजय कुमार, ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। स्लैश स्टार से हम मल्टी लाइन कमेंट को स्टार्ट करते हैं एंड स्टार स्लैश से हम अपने मल्टी लाइन कमेंट को एंड करते हैं। तो अगेन जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ें माय नेम इज़ अजय कुमार ये मुझे विजिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स हमारा वर्क कर रहा है। इसको मैं रिसेट कर देता हूँ जूम को। तो ये था हमारा कमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है PHP वेरिएबल्स। कॉमन PHP स्क्रिप्ट एलिमेंट में जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है PHP वेरिएबल्स। कैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान ये रखना है, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं PHP में तो आप विद द हेल्प ऑफ $साइन यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो लेट सपोज आपको एक वेरिएबल x क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ $x आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे और अगर उसमें कोई भी वैल्यू डालनी है तो इज इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको पुश करनी है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल आपका किस टाइप का होगा, ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे हम वेरिएबल को कोई भी टाइप नहीं देते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देंगे ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल उस तरीके से बिहेव करेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ये कोड आपका PHP ब्लॉक के अंदर ही आएगा। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू बनानी है, टेक्स्ट वैल्यू बनानी है, तो आपको वहाँ पे कोट्स, जो कि डबल कोट्स भी हो सकता है या सिंगल कोट्स भी हो सकता है, इस फॉर्म में आपको यहाँ पे अपनी टेक्स्ट वैल्यूज बनानी है। यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। जैसे आपने C में देखा होगा इंट x, तो ये एक इंटीजर टाइप का होगा, मगर यहाँ पे कोई भी हम टाइप नहीं देते हैं। जैसे ही हम इसमें वैल्यू डालेंगे वैसे ही आपका उस तरीके से आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो इसी में देख लीजिए आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया helloworld.php में ही हम इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इको हेलो वर्ड को मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वेरिएबल है ये टेक्स्ट टाइप का बनेगा। इट मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स हमने वैल्यू असाइन की हुई है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ $साइन एक x नाम का वेरिएबल बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1।
सिमिलरली $y इज इक्वल टू 2। तो ये दो वेरिएबल x और y हमारे बन गए हैं इंटीजर टाइप के। इसको मैं थोड़ा ऊपर कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल x की मदद से, यहाँ पे ये आ गया है। देन नेक्स्ट स्टेज में e को यहाँ पे मैं सिंपल इन दोनों को सम करके वैल्यू दिखा देता हूँ $y। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट होके आपको दिख जाएंगी। तो अगेन इसको रन करके देखते हैं एक बार हम। सो माई नेम इज अजय कुमार एंड 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इट मीन्स x और y यहाँ पे प्लस होके आ गए हैं। अगर आपको और बेटर तरीके से दिखाना है यहाँ पे, तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे BR भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आपकी लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे जैसे, सॉरी आई थिंक ये सेकंड लाइन में लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और इसको अगेन इको करता हूँ। अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखेगी। तो यहाँ पे माई नेम इज़ अजय कुमार, ये आपका अजय कुमार स्ट्रिंग की फॉर्म में था और 3x + y को सम करने पे हमें मिल गई। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं इन योर PHP कोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। PHP वन ऑफ द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। अगर आपको जावा सीखने में या .NET सीखने में कोई भी कठिनाई आती है तो PHP उनके कंपैरिजन में बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने के। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि PHP वेरिएबल्स जब भी आप क्रिएट करें तो विद द हेल्प ऑफ $, आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल जब भी क्रिएट हो या उनकी स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ लेटर या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब ये, इन दो माध्यम से ही होगी। आप नंबर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लेटर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। वेरिएबल जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर यही आ सकते हैं। मींस अल्फाबेट A to Z, नंबर 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये 3 चीजें ही यहाँ पे आ सकती हैं। वेरिएबल नेम हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। मींस XYZ एंड कैपिटल में XYZ ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप वेरिएबल बनाएं आप यहाँ पे उसकी केस सेंसिटिविटी चेक कर लें। अगर आपने स्मॉल में बनाया है तो उसी वेरिएबल को आपको स्मॉल में यूज करना है। अगर आपने कैप्स में किया तो माइट भी आपको एरर मिले कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड और क्रिएटेड। सो देख लेते हैं एक बार हम करके ये चीज कि कैसे हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल अगर कैपिटल X ले लूँ, मैंने छोटे स्मॉल x से यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें वैल्यू 1 असाइन की है और यूज करते समय उसको कैपिटल X कर दिया है। तो इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल $x, मीन्स $x यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। लाइन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं लाइन नंबर 14। इट मीन्स $x यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जिस केस में आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसी केस से आपको उसको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे चेंज करने के बाद देख लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 3 हमें मिल गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे PHP वेरिएबल्स के बारे में। आगे चलते हैं। इनको आउटपुट करने के लिए हमेशा $साइन का यूज करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। विद द हेल्प ऑफ डॉलर आप इसको एक्सेस करेंगे। अब वेरिएबल्स के स्कोप्स की बात कर लेते हैं। 2 टाइप के स्कोप्स यहाँ पे होते हैं, एक होता है ग्लोबल एंड एक होता है लोकल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं C और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ग्लोबल मीन्स जो आपके फंक्शंस के बाहर डिफाइंड होंगे, लोकल मीन्स जो आपके फंक्शंस के अंदर डिफाइंड होंगे। अब यहाँ पे PHP में थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। आप कहीं भी उनको क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं।
स्कोप आपके जो वेरिएबल्स का होगा वो कहाँ तक होगा, कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे PHP वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली 3 टाइप के स्कोप्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। पहला है ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब ये है जब भी आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया हुआ है तो उसका स्कोप ग्लोबल होगा। इट मीन्स उसको आप फंक्शन के बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट इनसाइड द फंक्शन वो मान्य नहीं है। मीन्स फंक्शन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे एक वेरिएबल x बनाया है, उसकी वैल्यू मैंने 5 रख दी है, तो ये फंक्शन के बाहर है, तो इट मीन्स इसका स्कोप होगा ग्लोबल। और जैसे ही मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्रिंट वेयर, और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है इको वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज $x, तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी बिकॉज इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल डिफाइंड या आइडेंटिफाइबल नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे ही कॉल करने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, मगर फंक्शन के बाहर अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने जाऊं विद द हेल्प ऑफ इको स्टेटमेंट तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लोबल जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि जो भी वेरिएबल एज ग्लोबल हम बनाएंगे, मीन्स वहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड अभी हमने यूज नहीं किया है, जो भी वेरिएबल हम आउटसाइड द फंक्शन बनाएंगे उनका स्कोप फंक्शन के बाहर ही एप्लीकेबल होगा। वो फंक्शन के अंदर अनडिफाइंड अनआइडेंटिफाइड है, मीन्स फंक्शन को उन वैल्यूज उन वेरिएबल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम जो मेरा लॉजिक है, सेम प्रोग्राम है, उसी को मैं रन कर रहा हूँ। एक वेरिएबल x बनाया है, उसके अंदर वैल्यू 5 ली हुई है, देन उस वेरिएबल को मैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्रिंट करवा रहा हूँ और आउटसाइड फंक्शन भी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार हम ग्लोबल वेरिएबल्स डॉट PHP को रन करके देखते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स डॉट PHP को मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल, ये एरर मुझे यहाँ पे दिख गई है, अनडिफाइंड वेरिएबल $x ऑन लाइन 8। तो यहाँ पे देखते हैं लाइन 8 में जो हमने कोड लिखा हुआ है ये हमारा फंक्शन के अंदर है। इट मीन्स फंक्शंस जो भी वेरिएबल बाहर डिक्लेयर्ड होते हैं उनको पहचानने से इनकार कर देता है। तो ध्यान ये रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं और फंक्शन के अंदर वो आइडेंटिफाइड या अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं और वो अनडिफाइंड स्टेट में होते हैं, तो उनको आप फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो फंक्शन के बाहर आपको उनको एक्सेस करना पड़ेगा। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है और यहाँ से हमने फंक्शन कॉल कर लिया है। जैसे ही हम फंक्शन कॉल करने जाएंगे तो यहाँ पे ये इको को लॉन्च करेगा, इको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे $x उसको नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। जो सेकंड स्कोप है वो है लोकल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिए PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, फंक्शन हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने x को डिक्लेयर किया है और उसी को हमने फंक्शन के अंदर यूज किया है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारा इको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हम सेम वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन यूज करना चाहें या उसको एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगी। तो दो इको स्टेटमेंट हैं, एक है इनसाइड द फंक्शन एंड एक है आउटसाइड द फंक्शन, और यहाँ पे इको स्टेटमेंट पे हमने वेरिएबल को एक्सेस किया है तो ये वेरिएबल यहाँ पे एरर देगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे ये बिहेव करेगा, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने फंक्शन बनाया है टेस्ट लोकल वेरिएबल, उसके अंदर एक वेरिएबल
x बनाया है और उसमें वैल्यू असाइन कर दी है। देन विद द हेल्प ऑफ इको स्टेटमेंट मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने पे फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे इको स्टेटमेंट को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने आउटसाइड फंक्शन मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो इस लाइन नंबर 11 में हम देखेंगे कि यहाँ पे इशू और एरर आ जाएगी। एरर क्या होगी कि ये x यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। ये पेज है लोकल वेरिएबल्स। सो लोकल वेरिएबल्स हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड से तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई है, मगर जो बाहर हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां पे आ गया है अनडिफाइंड वेरिएबल x। तो यहाँ पे लाइन नंबर 11 में जो हमारी वैल्यू ऑफ x है वो हमें नहीं मिली और उसके लिए एक वार्निंग या एरर हमें मिल गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम अपने स्कोप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कीवर्ड। अभी तक हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल कीवर्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर फंक्शन के अंदर हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने PHP कोड के अंदर दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, x एंड y। इनकी वैल्यू मैंने लिखी हुई है 5 एंड 10। अब अगर इनको फंक्शन के अंदर हमें एक्सेस करना है तो अगेन इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। तो जैसे ही मैं ग्लोबल xy करूंगा तो फंक्शन को पता चल जाएगा कि xy नाम के दो वेरिएबल फंक्शन के बाहर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और उनकी वैल्यू मुझे फंक्शन के बाहर से गेट करनी है। तो जैसे ही मैं ग्लोबल $x, $y करूंगा, $x और $y यहाँ पे पहचाने जाएंगे। अब मैंने $y इज इक्वल टू x प्लस वाई किया, इट मीन्स y के अंदर 5 प्लस 10 15 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करने जाऊंगा फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे y में जो वैल्यू है वो 15 पुश कर देगा। इसके बाद मैं उस y को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं y को प्रिंट करूंगा तो मुझे नई वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ग्लोबल कीवर्ड को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो ग्लोबल कीवर्ड को मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे देखिए सेम कोड मैंने लिखा हुआ है। ग्लोबल कीवर्ड से मैंने एक्स वाई को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है, देन वाई की वैल्यू मैंने चेंज की है और उस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल कीवर्ड को रन करने पे हमें क्या मिलता है। ग्लोबल कीवर्ड, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ वेरिएबल x एंड y इज 15। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे x एंड y रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, अनडिफाइंड वेरिएबल, ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड सम ऑफ वेरिएबल x एंड y में क्या आएगी वैल्यू 10। 10 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एज सच y में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि y में हमने यहाँ पे x प्लस वाई नहीं किया, तो y की वैल्यू एज सच उठ के आ जाएगी। तो ये है ग्लोबल कीवर्ड का यूज। ग्लोबल कीवर्ड से आपके जो भी ग्लोबल वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तरीका है कैसे आप ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे PHP कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है PHP कांस्टेंट। ये बेसिकली ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट आपको पता ही है, जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडेंटिफायर होते हैं जिनका कुछ नाम होता है और जिनके अंदर कोई वैल्यू असाइन होती है। ये हमेशा लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे वेरिएबल स्टार्ट होते हैं। ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल होते हैं अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट। कहीं भी आप इन्हें क्रिएट करें ये पूरी स्क्रिप्ट में आपके यूज में आएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ डिफाइन फंक्शन ये आपके यूज में आते हैं। तो देखते हैं कैसे हम कांस्टेंट बनाते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसका सिंटेक्स है डिफाइन, देन फंक्शन स्टार्ट, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम और उसकी वैल्यू और फंक्शन बंद। तो नेम स्पेसिफाई करता है कि कांस्टेंट का नाम क्या है
एंड वैल्यू स्पेसिफाई करती है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया हुआ है ग्रीटिंग नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने दी है वेलकम टू PHP। तो जैसे ही मैं ग्रीटिंग को कॉल करूंगा ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा वेलकम टू PHP। इसकी वैल्यू हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अपने VS एडिटर पे। तो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे बनाया है डिफाइन के अंदर नेम ऑफ द कांस्टेंट और उसकी वैल्यू, और जैसे ही मैं ई को नेम करूंगा मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए एक बार हम रन करके देखते हैं। कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पे वेलकम टू PHP आ गया। अगर मैं वेलकम टू PHP 1 2 3 करूँ तब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो वेलकम टू PHP 1 2 3 आ गया। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, हम $ग्रीटिंग करके इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं, क्या ये होता है चेंज या नहीं होगा। चेंजिंग माई कांस्टेंट, इसको मैं सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद तो यहाँ पे कोई भी अभी चेंज नहीं आया है। इसको मैं रन करने जा रहा हूं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू, ये जो ग्रीटिंग है ये बेसिकली ये जो ई को मैं ग्रीटिंग कर रहा हूं ये एक कांस्टेंट की तरह होगा, और जो ये वेरिएबल अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। ये बोलेगा कि अनडिफाइंड अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो यहाँ पे ये एज ए आपका वेरिएबल ट्रीट होगा, और अगर इसको सेम मैं ई को ग्रीटिंग के माध्यम से करूं तो वो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैं दोनों चीजें करके देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। तो देखिए चेंजिंग माई कांस्टेंट, ये बेसिकली एक वेरिएबल है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ $साइन यूज कर रहे हैं, बट कांस्टेंट हमेशा विदाउट $साइन यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा विदाउट हेल्प ऑफ हम यहाँ पे $साइन इसको यूज करेंगे, जबकि अगर आप इसको एज ए वेरिएबल बनाएंगे तो ये सिर्फ वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अगर लेट सपोज आपको कहीं पे कुछ चीजें प्रिंट करवानी है अपने लोगों में, अपने पूरे थ्रू आउट द PHP, उसकी मदद से आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, कोई अपना टाइटल बना रहे हैं, तो वहां पे ये कांस्टेंट यूज में आएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये अभी यहाँ पे एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, अगर आपको वेरिएबल की तरह बनाना है तो उसे डॉलर करके हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपना स्क्रिप्ट एलिमेंट देखते हैं। तो ये हमारे कुछ स्क्रिप्ट एलिमेंट थे जो बेसिक हमें सीखने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेटा टाइप्स पे, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं PHP में और कैसे हम उन्हें क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे PHP के पास बहुत सारे डेटा टाइप हैं जो नॉर्मल हमारी C प्रोग्रामिंग, C++, जावा सभी में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी तरह PHP में भी हमारे पास सेम डेटा टाइप्स हैं। तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, फ्लोट में ही डबल भी है, देन बुलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट, नल। एरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, तो इनको हम यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इनको हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ इनकी हेल्प से हम कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, अगर आपको कोई भी वेरिएबल ऐसा बनाना है कि जो स्ट्रिंग टाइप का हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको डबल कोट्स के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख लेनी है। वो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। सो स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, और कोई भी टेक्स्ट जो कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर हो वो आपका एज ए स्ट्रिंग बन जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, उसमें मैंने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड पुट कर दिया है इनसाइड डबल कोट्स, तो ये एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर सिंगल कोट्स में करूंगा तो वो भी एक स्ट्रिंग ट्रीट की जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, देन एक लाइन ब्रेक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अगेन मैं उसको यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ।
तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम प्रोग्राम में इसको करेंगे। तो स्ट्रिंग नाम का मैंने एक पेज बनाया हुआ है, यहाँ पे सेम चीज मैंने रखी हुई है, तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो strings.php सॉरी स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड, तो दोनों सेम है यहाँ पे, बस डिफरेंस है हमने एक डबल कोट से बनाया है और एक सिंगल कोट से बनाया है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप पे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इन्हें हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना भी नहीं है, इनको सिंपल तरीके से हमें देखना है और ग्रैब करना है। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर। तो यहाँ पे बेसिकली इंटीजर की रेंज होती है दिस वन। ये सिंपली आप विद द हेल्प ऑफ जो हमारे डेटा टाइप्स हैं कि डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू 64, 32 बिट्स ऑफ प्रोसेसर, उनकी रेंज क्या होती है वो आप निकाल लें, ठीक है। या ऑलरेडी आपको पता है कि सी में जैसे आपका इंटीजर होता है 32 बिट्स के लिए 2 बाइट्स का होता है एंड 64 बिट्स के लिए 4 बाइट्स का होता है। इसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट, 16 बिट्स मीन्स 2 to power 16। तो इसी तरीके से PHP में भी जितने भी नॉन डेसिमल नंबर होते हैं वो इंटीजर ट्रीट किए जाते हैं और उनकी रेंज फ्रॉम दिस टू दिस तक होती है। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट हम यहाँ पे बनाते हैं तो वो इंटीजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं, अगर आपने डेसिमल की फॉर्म में बनाया तो फ्लोट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इनका बेस क्या होगा। डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है एंड बाइनरी भी हो सकता है। तो सिंपल तरीका है, वेरिएबल के आगे अगर आप कोई कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे, कंप्लीट डिजिट लिखेंगे, तो वो एज ए इंटीजर वैल्यू ट्रीट की जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है var_dump। ये बताता है कि आपका जो भी वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसका टाइप बताता है। देन यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहली चीज होती है टाइप और दूसरी चीज होती है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो दोनों चीज यहाँ पे ये फंक्शन प्रिंट करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की हुई है, वेरिएबल क्रिएट किया है, देन वेरिएबल का टाइप और उसकी वैल्यू क्या है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं अपने VS एडिटर में, VS कोड में। तो यहाँ पे इंटीजर नाम का मैंने एक PHP फाइल बनाई है। यहाँ पे देखिए $x इसकी वैल्यू रखी है 999। अब यहाँ पे var_dump $x करने पे मुझे यहाँ पे चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि x का टाइप क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक यूज़ किया हुआ है, देन मैं उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, इंटीजर को हम यहाँ पे रन करते हैं, integer.php को। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप है इंट और इसकी वैल्यू है 999, और सिमिलरली मैंने विद द हेल्प ऑफ ई को यहाँ पे अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया है। तो ये है कैसे आप इंटीजर को यूज़ करेंगे और कैसे पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का मेरा इंटीजर, किस टाइप का मेरा वेरिएबल है। सिमिलरली अगर आपको फ्लोट क्रिएट करना है तो कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए फ्लोट यहाँ पे ट्रीट की जाएगी। तो मैंने $x यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया और 99.99 ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में पुश कर दी, और जैसे ही मैं विद द हेल्प ऑफ var_dump यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मुझे इसका टाइप और वैल्यू सब पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं एक फ्लोट नाम का मैंने PHP पेज बनाया हुआ है। ये इसमें सेम चीज़ मैंने जो स्लाइड में दिखाई हुई है वो की हुई है। तो जैसे ही आप फ्लोट पे जाएंगे, float.php पे, तो यहाँ पे देखिए आपका फ्लोट एंड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ये फ्लोट के बारे में था। नेक्स्ट हम देखेंगे बुलियन। बुलियन में 2 टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आप ट्रू देते हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू की तरह ट्रीट होगी, और अगर आप फॉल्स देते हैं तो फॉल्स की तरह ट्रीट होगी। तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ var_dump हम चेक कर लेते हैं कि वेदर दिस वेरिएबल इज ऑफ टाइप बुलियन और नॉट। तो बुलियन एक मैंने फाइल बना रखी है boolean.php। सिमिलरली XY को प्रिंट करने पे यहाँ पे आ गया कि ये एक बुलियन टाइप है और इसकी वैल्यू ट्रू है। सिमिलरली ये एक बुलियन टाइप है और इसकी वैल्यू फॉल्स है। नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास नल। सो नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नल वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है।
अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नल असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल मैंने x क्रिएट किया है, उसके अंदर वैल्यू पुश की हेलो वर्ल्ड, देन अगेन मैं उसके अंदर वैल्यू पुश कर रहा हूँ नल। तो जब मैं वैरडम के माध्यम से x को चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वो वैल्यू मेरे पास नल है और उसका टाइप नल अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, तो null.php को रन करने पे हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो देखिए यहाँ पे नल वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इसको हटा भी दें तो यहाँ पे आपके कोड पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप नल वैल्यू को हटा भी दें, इसको कोई वैल्यू असाइन ना भी करें तो ऑटोमेटिकली इसको नल वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पे बोला है अनडिफाइंड वेरिएबल, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे नल यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो पहला तो इसने इशू ये दिया कि इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है और यहाँ पे इको करने पे इसको नल प्रिंट कर दिया है। तो आप एक्सप्लिसिटली अगर आपको कहीं पे नल वैल्यू डालनी है तो विद द हेल्प ऑफ नल कीवर्ड आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है मीन्स जो आपकी एरर आ रही है वो हट जाएगी। तो ये कुछ डेटा टाइप्स थे जो आज हमने पढ़े। इसके अलावा हमारे डेटा टाइप्स बचे हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, सॉरी एरेज एंड हाँ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स में हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ऊप्स, प्रोग्रामिंग सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, देखेंगे एरेज क्या होते हैं, कैसे हम पीएचपी में विद द हेल्प ऑफ एरे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी तरीके से क्लास ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या होता है, कैसे हम क्लास ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज के लिए लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके मोबाइल में एज ए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के रिगार्डिंग अपडेट या टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नॉलनेस नाम से है। और कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है या कोई भी करियर रिलेटेड क्वेरी है या वीडियोस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप जीमेल आईडी पे भी हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, नॉलनेस नाम से हमारा हैंडल है ट्विटर पे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम में हमारा नॉलनेस नाम से हैंडल है। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमें फॉलो कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लगातार पढ़ते रहिए और एज ए कोडर अपने आप को इवॉल्व करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन। ओके बाय।